रोज में ही करते हैं। चलो बच्चे लोग तो स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर, क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक नाम लिख कर देते हैं। किसी को पता है, देखा है किसी ने नाम? क्या लिखा है? पढ़िए बोर्ड पर, पढ़िए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। क्या लिखा है? पंचानन महेश्वरी। नाम सुना है किसी ने कभी पहले, आज से पहले? पंचानन महेश्वरी नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना तो आप एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए क्लास 12 की और पहला पेज खोलकर देख लीजिए। क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक के पहले पेज पर ये इनका फोटो बना हुआ है बड़ा सा, और इनका नाम था पंचानन महेश्वरी। क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक के पहले पेज पर इतने इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या कैसा काम कर दिया कि इनका नाम पंचानन महेश्वरी जी का फोटो पहले पेज पर लगा हुआ है एनसीईआरटी बुक के। कोई बता सकता है इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, कौन सा कारनामा किया था? तो याद रखना, पंचानन महेश्वरी दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है। आपके लिए मतलब हायर सेकेंडरी क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक पहली बार, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक पहली बार किसके निर्देशन में छपी थी? ये वो साइंटिस्ट थे जिनकी देखरेख में पहली बार एनसीईआरटी बुक छपी थी। याद रहेगा, फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी बुक कब छपी थी? 1964 ईयर याद रखिएगा। 1964 वो ईयर था। वो साइंटिस्ट थे पंचानन महेश्वरी जिन्होंने एनसीईआरटी बुक को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। चलेगा? तो जो आप बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक किसकी लिखी हुई है? पहली बार किसने लिखी थी? फर्स्ट टाइम किसके निर्देशन में लिखी गई थी, गाइडेंस में लिखी गई थी? पंचानन माहेश्वरी। बताइए। हाँ, यही वो साइंटिस्ट थे जिनके निर्देशन में पहली बार एनसीईआरटी बुक लिखी गई थी बायोलॉजी की। कब ईयर बताइए? 1964। वेरी गुड। इसके अलावा इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी। अगली बात जान लो, इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर के रहने वाले थे, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। और जयपुर में पैदा हुए इसका मतलब इंडियन साइंटिस्ट है या कोई और कंट्री का साइंटिस्ट है? इंडियन साइंटिस्ट। जयपुर कहा? इंडियन साइंटिस्ट है। इंडियन साइंटिस्ट थे, जयपुर में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी पब्लिसिटी, इनका जो फेमस हुए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। क्या काम किया था इन्होंने? बॉटनी के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, बहुत बड़े बॉटनी के साइंटिस्ट थे। पंचानन महेश्वरी बॉटनी के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे, पूरे वर्ल्ड फेमस थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने आपके लिए एनसीईआरटी बुक लिखी हायर सेकेंडरी क्लास के बच्चों के लिए 1964 में। अगली लाइन, पंचानन महेश्वरी जी जो थे, इनका जन्म जयपुर राजस्थान जो हुआ था, इनकी पढ़ाई हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और इनके बारे में पता है, इनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन पाए, इतने बड़े साइंटिस्ट बनने का राज क्या है आपके? तो इन्होंने क्या कहा पता है आपको? इन्होंने कहा कि मैं इतना साइंटिस्ट इसलिए बन पाया क्योंकि मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मेरे जो टीचर थे, इन्होंने अपने टीचर का नाम लिया, उन्होंने कहा जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा तरक्की करता, मेरा कोई स्टूडेंट, अगर कोई मेरा स्टूडेंट मुझसे ज्यादा तरक्की करता है, बहुत ग्रोथ करता है, कोई बड़ा काम करता है, तो मुझे सच्ची खुशी मिलेगी, सच्ची गुरुदक्षिणा मेरी यही होगी। और ये लाइन इनको लग गई थी, कि फेवरेट टीचर थे वो, और उनकी बात उनको लग गई, और उन्होंने कहा कि मैं अपने टीचर से ज्यादा अच्छा करके जाऊंगा, लाइफ में कुछ करूंगा। और ये बन गए पंचानन महेश्वरी, बॉटनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। चलेगा? इनके बारे में इतना समझ लिए, पंचानन महेश्वरी जी से मिल लिए, तो एनसीईआरटी बुक क्लास 12 की स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक पहली बार 1964 में पंचानन महेश्वरी जी के निर्देशन में लिखी गई थी, गाइडेंस में लिखी गई थी। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें से रिप्रोडक्शन वर्ड को पढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए, लिखा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को दो पार्ट डिवाइड कर दिया, रिप्रोडक्शन। री मतलब, री का मतलब अगेन, फिर से। प्रोडक्शन मींस पैदा होना, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। बताइए, मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे जैसा दिखेगा या गाय भैंस बकरी जैसा दिखेगा? गाय का बच्चा किसके जैसा दिखेगा? बकरी जैसा। बकरी का बच्चा किसके जैसा दिखेगा? भालू जैसा। किसका बच्चा किसके जैसा दिखता है बताइए? भालू का बच्चा किसके जैसा दिखेगा? भालू जैसा।
भालू जैसा दिखेगा, गधे का बच्चा गधे जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा करने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, फिर से अपने जैसा ऑर्गेनिज्म धरती पर पैदा करने की प्रोसेस ही रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा किया जाता है। रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन इज द biological process in which new organism are produced। तो दिक्कत है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस, ठीक है, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जो कैसा होता है? विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। कैसा होता है? अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है जो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। याद रहेगा? आज आपको स्क्रीन ज्यादा अच्छी दिख रही है पहले से, रोज के दिनों से अच्छी लग रही है क्या आज? स्क्रीन रोज की क्लास की कंपेयर में आज स्क्रीन साफ क्लियर दिख रही क्या? बेहतर दिख रही है क्या ऐसा लाइटिंग वाली ऑन करने से? यस और नो? यस और नो में आंसर दिए। रोज की अच्छी लगती थी या आज अच्छी लग रही है? नहीं दे पा रहे आंसर बच्चों, पता नहीं, आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास तक। क्या बोल रहे बच्चों? सुन नहीं पा, पूरा ब्लर हो गया है। नहीं, वर्ड्स थोड़ी डायलॉग है ऐसा। अच्छा, बंद कीजिए। सर वो लाइट की वजह से शाइन हो रहा बोर्ड। बहुत ज्यादा साइन हो रहा है ना? यस सर। ओके, अभी बेहतर है क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। यस चलेगा चलेगा, तो आगे पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें, कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, और कैसा दिखता है वो? सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन आती होगी, क्लास 8 से पढ़ते आए हो बच्चों, रफ कर दें, आगे चले। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। चलेगा? डिफिनेशन रफ करें, यस कर रहे? यस सर। ये तो बहुत आसान सी चीज है बच्चों में, क्लास 8 से पढ़ते आओ, कितने बार पढ़ोगे? तो रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन तो सबको पता चल गई। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है? व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। यस, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर रिप्रोडक्शन ना करें तो क्या होगा, सोचो। तो याद रखना, धरती पर जो आता है वो मरता है, पता है ना? हर किसी का अपना जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, और अपना लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद हर ऑर्गेनिज्म मरता है, डेथ करता है। तो हर किसी की डेथ आपकी फिक्स है, सभी को मरना ही है, पता है ना ये बात? दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म आया है उसका अपना एक लाइफ स्पैन है, और लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद वो मर जाएगा। जब भी आपका लाइफ स्पैन खत्म जाएगा वो ऑर्गेनिज्म डेथ जाएगा, जीवन काल। हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन तक धरती पर जिंदा रहेगा, जैसे लाइफ स्पैन खत्म होगा वो डेथ कर जाएगा। और डेथ कर जाएगा तो अगर उसने बच्चे पैदा कर दिए, रिप्रोडक्शन कर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो क्या होगा? सोचो, एक मिनट के लिए सोचना, इमेजिन करो, धरती पर सारे इंसान एक साथ बच्चे पैदा ना करने की शपथ ले ले,
एक साथ सारे इंसान बच्चा पैदा करना बंद कर दें, कोई भी इंसान बच्चा पैदा नहीं करेगा, कोई भी ह्यूमन, तो क्या होगा आज से कुछ सालों के बाद? तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। पूरी धरती में जितने भी इंसान हैं कभी ना कभी बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, और उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए तो आने वाले अगले 50-100 सालों के बाद धरती पर एक भी इंसान नहीं बचेगा जिंदा। धरती से इंसान नाम की प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कहानियों में बचेंगे, सिर्फ बनरिया बंदर को कहानी सुनाएगी कि वंस अपॉन अ टाइम द ह्यूमन वाज लिविंग ऑन द अर्थ। एक समय की बात थी, धरती पर ह्यूमन नाम की प्रजाति रहा करती थी हो जाएंगे है से। अगर आप रिप्रोडक्शन ना किए तो रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि नहीं है? रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर रिप्रोडक्शन ना करेंगे तो हम धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई? क्या समझे? रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल। क्यों? सुनना, यहां पर लिखते हैं एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर लाइफ स्पैन आफ्टर 8। उसके बाद क्या होगा? लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद आफ्टर 8 दे विल क्या हो जाएंगे? डाई, मर जाएंगे। दे विल डाई। जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर लाइफ स्पैन आफ्टर 8 दे विल डाई। सो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, maintain the continuity of life, on the earth, reproduction is essential. याद रहेगा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर लाइफ स्पैन। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका अपना लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। आफ्टर 8 दे विल डाई, उसके बाद वे मर जाते हैं। सो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अगर हम धरती पर जीवन की सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, धरती पर ऑर्गेनिज्म को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ पाए क्या सभी बच्चे? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए रिप्रोडक्शन, क्यों सन्यासी बाबा नहीं बनना चाहिए, हम लोग क्यों शादी करते हैं, क्यों बच्चे पैदा करते हैं, कारण मालूम चल गया? क्यों करते हैं? आंसर है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर गाय बच्चे पैदा न करे तो गाय की जाति धरती से खत्म हो जाएगी। कुत्ता बच्चा पैदा न करे तो कुत्ता की जाति धरती से खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा नहीं करेंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? एक्सटेंशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन नाम की प्रोसेस करते हैं। क्लियर इतनी सी बात? व्हाई वी आर रिप्रोड्यूसिंग, हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं, कारण मालूम चल गया? इतनी सी बात समझ गए? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, पहला क्वेश्चन। व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन के आंसर दिए आपको। रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the biological process in which new organisms are produced which is similar to their parents. Reproduction एक biological process है जिसमें नया organism बनता है जो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। पढ़े थे? दूसरी चीज पढ़े, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या है? Every living organism have their life span after 8 they will die. हर किसी का अपना लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो डेथ कर जाएगा। So to maintain the continuity of life on the earth, reproduction is important. धरती पर जीवन सत्ता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन क्या होता है? अगला क्वेश्चन। लाइफ स्पैन वर्ड का मतलब बताइए। हमने कहा ना हर किसी का जीवन काल है, उसके बाद वो मर जाएगा। लाइफ स्पैन वर्ड का मतलब, जीवन काल का मतलब क्या होगा?
तो धरती पे रहने का काल। ड्यूरे ऑर्गेनिज्म। हाँ, धरती में रहने का काल जब से वो पैदा हुआ है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक जितने साल जिंदा रहता है उतने समय ड्यूरेशन कहेंगे लाइफ स्पैन। कब से कब तक? ड्यूरेशन, इट इज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन, किसके किसके बीच ड्यूरेशन को कहते हैं लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज अ ड्यूरेशन बिटवीन Living and die. बिटवीन बर्थ एंड डाई है। between birth between birth and natural death, बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के जो ड्यूरेशन है उसी समय काल को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल। कब से कब तक? बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेट। बर्थ से डेथ तक के बीच के समय को लाइफ स्पैन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा मेरे पास एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रामलाल नाम का एक लड़का था, लड़का का नाम था रामलाल, और रामलाल नाम का लड़का जन्म लिया 1964 में, और ये रामलाल नाम का लड़का का एक सड़क एक्सीडेंट में 1994 में डेथ हो गया। बताइए रामलाल का लाइफ स्पैन कितना था? 30 रामलाल लड़का एक ह्यूमन था, लड़का था, वो 30 years. 1964 में बर्थ किया और उसकी एक एक्सीडेंट से डेथ हो गई, सड़क एक्सीडेंट पे डेथ हो गई 1994 में। उसका लाइफ स्पैन 30 years। 30 years। बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब 31 बच्चों। देखो डिफिनीशन देखो फिर से एक बार, लाइफ स्पैन की डिफिनीशन क्या है? एक्सीडेंट नेचुरल डेथ है क्या? नो सर। नो सर। नेचुरल डेथ बूढ़ा होकर मरना, कोई बीमारी से मरना नहीं, एक्सीडेंट से मरना नहीं। बीमारियों से मरेगा आदमी या एक्सीडेंट से मरेगा तो नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगी वो। नेचुरल डेथ क्या होती है? बूढ़ा होकर मरना, बॉडी पूरा जीवन जी लिया, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे की वजह से मर गया, वो नेचुरल डेथ कहलाती है। पूरा लाइफ स्पैन खत्म करके मरा। तेज का हाँ, लाइफ सर। स्पैन कितना हुआ था? 30 ईयर हुआ या 80 ईयर हुआ? रामलाल का लाइफ स्पैन दो ऑप्शन है, 30 ईयर और 80 ईयर। क्या आंसर होगा? 80 years। 80 ईयर। कैसे मालूम चला? क्योंकि नेचुरल डेथ आपकी ह्यूमन का लाइफ स्पैन हमको मालूम है, ह्यूमन लगभग 80 साल के आसपास जिंदा रहते हैं। ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पैन निकाला जाए तो 80 साल के आसपास होता है, 80 ईयर के आसपास। इसलिए इसका लाइफ स्पैन 80 ईयर के आसपास होना चाहिए। क्लियर है? नेचुरल डेथ नहीं है ये। अगर नेचुरली उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता तो वो भी 80 साल के आसपास जिंदा रहता कि नहीं रहता? लगभग। समझ गए? यस सर। इसलिए एक्सीडेंटल डेथ को नेचुरल डेथ नहीं मानते, इसीलिए ध्यान से समझना, इसलिए क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के समय को लाइफ स्पैन कहते हैं। किसी किसी ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन छोटा होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन बड़ा होता है। लाइफ स्पैन कम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? सम ऑर्गेनिज का कम हो सकता है कि नहीं हो सकता? सम ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन स्मॉल होता है, छोटा होता है, जल्दी मर जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज। और सम ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन सम ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन वेरी हाई होता है। एक मिनट बच्चों, वेरी हाई होता है। रिपीट कर रहे हैं, लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज का अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज में जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, जो बहुत कम समय में मर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ एनिमल्स को देखा है जो जल्दी मर जाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा पैरट को देखा, पैरट, तोता। Yes sir. पैरट जान देखे हो, हरा हरा तोता पेड़ में चढ़कर सोता, PARROT, पैरट। पैरट को देखा है? अगर आपने तोता देखा है तो बताइए तोता कितने साल जिंदा रहता है? किसी को पता है इसका लाइफ स्पैन कितने साल जिंदा रहता है? 54 years। आंसर है 140 ईयर के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 140 साल जिंदा रहता है ये। मतलब इसका लाइफ स्पैन कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। 140 ईयर, इतने साल तक जिंदा रहता है पैरट।
मतलब बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है इसका, ये बहुत सालों तक जिंदा रहता है, इसलिए लाइफ स्पैन इसका बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ। पैरट का लाइफ स्पैन कितना हुआ? 140 ईयर, 140 साल चलेगा। इतनी बात समझ पाए क्या? यस और सर। वहीं तितली देखी, तितली बटरफ्लाई देखी? किसी ने बटरफ्लाई देखी है? किसी बंदे ने बटरफ्लाई देखी कभी? Yes. Yes. यस सर। बटरफ्लाई, तितली हिंदी में कहते हैं, तितली उड़ी बस में चढ़ी। सुने थे ना गाली कविता? बताइए कितने दिन जिंदा रहती है तितली? यस सर। 1 से 2 हफ्ते जिंदा रहती है, 1 to 2 वीक जिंदा रहती है, मतलब 7 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में मर जाएगी। मतलब तितली का मैक्सिमम लाइफ स्पैन 15 दिन होता है, 15 डेज, 7 डेज से 15 डेज के बीच में मर जाती है। मतलब इसका लाइफ स्पैन छोटा है या बड़ा है बटरफ्लाई का? छोटा है। छोटा है। छोटा है. छोटा है। तो कुछ छोटा है। ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन छोटा होता है, कुछ ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन बड़ा होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन अलग अलग होता चलेगा। कोई दिक्कत? यस सर। तीसरा क्वेश्चन है, इतना समझ में आया? लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। अगली चीज, अगला क्वेश्चन, बड़े ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन बड़ा होगा, छोटे ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन छोटा होगा। सही है, गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? False. फॉल्स। स्टेटमेंट False है। जल्दी सोचो। फॉल्स। फॉल्स है। मतलब लाइफ स्पैन एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिज कनेक्टेड एक दूसरे से कि नहीं है? साइज ऑफ ऑर्गेनिज नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लाइफ स्पैन का और साइज ऑफ ऑर्गेनिज का कोई रिलेशन नहीं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज एंड लाइफ स्पैन। ऐसा नहीं है कि छोटा ऑर्गेनिज जल्दी मर जाएगा, बड़ा ऑर्गेनिज तो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। साइज का, ऑर्गेनिज की साइज का और लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन। चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पैरट देखा है आपने? पैरट कितने साल जिंदा रहता है? कितने साल जिंदा रहता है? लगभग 140 है। 140 140 ईयर्स, याद रखिएगा। और वहीं पर क्रो देखा आपने, कौवा? हाँ सर। Yes. हाँ सर। क्रो लगभग 15 साल जिंदा रहता है, 15 ईयर्स जिंदा रहता है। बताइए दोनों साइज में लगभग सेम है कि नहीं है? साइज वाइज क्रो और पैरट ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? साइज में ऑलमोस्ट सेम है। Yes. साइज वाइज अगर देखा जाए तो साइज वाइज सेम है, बट लाइफ स्पैन दोनों का सेम है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? डिफरेंस है। बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये 15 साल में ही मर जाएगा और ये 140 साल जिंदा रहेगा। कितना डिफरेंस है? 15 साल और 140 साल, बहुत डिफरेंस है। तो लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है और साइज ऑलमोस्ट सेम है। मतलब साइज का और लाइफ स्पैन का कनेक्शन है या नहीं है? नो सर। नहीं है। तो कह सकते हैं पैरट एंड क्रो आर ऑलमोस्ट सेम इन द साइज बट लाइफ स्पैन इज डिफरेंट। दूसरा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है आपके मैंगो के ट्री का। मैंगो का ट्री जो होता है देखा है आपने? मैंगो ट्री। और Yes. पीपल का ट्री देखा है? पीपल का प्लांट देखा है? पीपल ट्री। मैंगो ट्री और पीपल ट्री ऑलमोस्ट साइज में सेम होते हैं बट इनका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। मैंगो ट्री जल्दी मर जाता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन में जल्दी मर जाता है, जबकि पीपल का प्लांट कई साल बाद जिंदा रहता है, इसका लाइफ स्पैन लंबा है, लॉन्ग है। देख सकते हैं पीपल का पेड़ बहुत साल जिंदा रहता है, तो पीपल के पेड़ का लाइफ स्पैन बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। पीपल के पेड़ का, हाँ पीपल के पेड़ का लाइफ स्पैन बड़ा है और मैंगो के ट्री का छोटा सा है, जबकि दोनों साइज वाइज ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? पीपल और मैंगो Same है. तो पीपल एंड मैंगो बोथ आर द सिमिलर इन द साइज बट लाइफ स्पैन इज टोटली डिफरेंट। मींस कंक्लूजन क्या निकला इस सबसे? इन दोनों डाटा को देखकर कंक्लूड क्या करोगे? लाइफ स्पैन और साइज में कोई कनेक्शन नहीं है। कह सकते हैं क्या? इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? क्या क्या क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ा? 3 क्वेश्चन पढ़े आपको। पहला क्वेश्चन सबसे पहली लाइन में पढ़ा है पंचानन महेश्वरी जी कौन थे, उन्होंने क्या किया आपके लिए। एनसीईआरटी बुक पहली बार लिखी बायोलॉजी की, हायर सेकेंडरी क्लास के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए।
1964 में पहली बार। दूसरा चीज पढ़ाए आपको, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म पैदा करना, अपनी गिनती बढ़ाना ही रिप्रोडक्शन है। अपने जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है। तीसरा लाइन बढ़ाए, रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए? तो रिप्रोडक्शन इसलिए करना चाहिए कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, धरती पर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का अपना एक लाइफ स्पैन है। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, धरती से गायब हो जाएगा। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? तो लाइफ स्पैन बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के समय को ही लाइफ स्पैन कहते हैं। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है। लाइफ स्पैन कभी भी साइज से कनेक्टेड नहीं है, साइज से कनेक्टेड नहीं होता। जैसे कि पैरट और क्रो साइज में ऑलमोस्ट सेम है, बट लाइफ स्पैन डिफरेंट है। मैंगो ट्री और पीपल ट्री ऑलमोस्ट साइज में सेम है, बट उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा वैरी करता है एक दूसरे से। इस तरह हमने लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। कुछ बोल रहे थे भूषण, बोलो जल्दी से। सर अगर हार्ट अटैक आया तो वो आर्टिफिशियल है क्या? क्या चीज? हार्ट अटैक आया तो आर्टिफिशियल में आएगा? डिजीज है ना, कोई डिजीज हो जाएगी तो आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल डेथ, जीवन जी कर मरे आप, कोई चीज की वजह से नहीं मरे, कोई कारण नहीं था मरने का, खाना आपको पर्याप्त मिला, भूखों से मर गए तो क्या नेचुरल डेथ है? क्या भूख लगी थी, खाना नहीं दिया आपने, आपको मर गए, नेचुरल डेथ हुई क्या? आपको किसी ने गला काट दिया, किसी का गला काट दिया, मर गया वो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल डेथ है क्या? नो सर। बीमार हो गई, कोई तरह की बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से कोई मर गया, तो वो नेचुरल डेथ है क्या? नहीं है, ये सब नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल डेथ क्या होता है? बूढ़ा होकर अपनी मौत से मरना, जब उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाए, अपने आप ऑर्गेनिज्म मर जाए बिना कोई प्रॉब्लम के। चलो, इतना समझ में आ गया। लाइफ स्पैन तो आपको समझ में आ गया, लाइफ स्पैन का साइज से कोई कनेक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नो वन इज इमोर्टल ऑन द अर्थ। धरती पर कोई अमर इंसान है क्या जो कभी ना मरेगा? आंसर है नो वन इज इमोर्टल। धरती पर कोई भी अमर नहीं है। इमोर्टल मतलब था अमर, इमोर्टल, इमोर्टल वर्ड का मतलब था अमर, याद रखिएगा। तो नो वन इज इमोर्टल ऑन द अर्थ। धरती पर जो पैदा होगा उसको मरना ही होगा। एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है, एक ऑर्गेनिज्म अमर है धरती पर, एक्सेप्ट धरती पर एक ही ऑर्गेनिज्म जो अमर है। बताइए कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो कभी नहीं मरता, नेचुरल डेथ नहीं होता, इसका लाइफ स्पैन कभी खत्म नहीं होता? कौन है? आंसर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल माना गया है, याद रहेगा। पहली लाइन क्या कहती है? नो वन इज इमोर्टल ऑन द अर्थ। दूसरी लाइन कहती है एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है। कौन से ऑर्गेनिज्म को अमर माना गया है जो जिसका लाइफ स्पैन कभी खत्म नहीं होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो सभी अमर माने गए हैं, इमोर्टल माने गए हैं। उनका लाइफ स्पैन हमेशा इनफाइनाइट होता है, कभी खत्म नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। बैक्टीरिया नाम सुना है कभी? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, सुने ये सब नाम? कि जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, जो भी हो, चाहे ये हो और कोई भी नाम हो, जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं वो सभी क्या माने गए हैं? ये सभी क्या होते हैं? इनका लाइफ स्पैन बताइए। इनमें से सभी का लाइफ स्पैन पूछा जाए, क्या होगा इसका लाइफ स्पैन? क्या होता बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन? क्या होगा? आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बोला गया? क्योंकि कभी नहीं मरते, नेचुरल डेथ इनकी कभी नहीं होती। बैक्टीरिया की नेचुरल डेथ कभी नहीं होती, बूढ़ा होकर बैक्टीरिया कभी नहीं मरता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी भी बूढ़े होकर नहीं मरते, उनका नेचुरल डेथ कभी नहीं होता। जब भी मरेंगे किसी प्रॉब्लम की वजह से मरेंगे। बैक्टीरिया, उसमें कोई दवाई डाल देंगे, कोई एंटीबायोटिक डाल देंगे, खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ज्यादा मिल जाएगी, इस सब से मर जाएंगे। ये कोई कारण से मरे, लेकिन नेचुरल डेथ से मरे क्या? बूढ़ा होकर मरे क्या? बूढ़े होकर कभी नहीं मरते, उनका नेचुरल डेथ नहीं होता। सर हम अपनी बात करें, बात सुनो, मेरी बात सुनना। अगर आपको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए,
आपको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, आपको जो टेम्परेचर चाहिए टेम्परेचर दे दिया जाए, खाना जो खाना है वो दे दिया जाए, सोने के लिए जो आपको चाहिए मन चाही फरमाइश पूरी कर दी जाए, क्या आप कभी नहीं मरोगे? सब कुछ आपके मन चाहा दे दिया जाए तो भी, सारी सुविधाएं दे दी जाए, मरोगे कि नहीं मरोगे? आंसर दीजिए। कभी ना कभी मरेंगे। कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब हमारा लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी, चाहे कितनी भी नेचुरल फैसिलिटी दी जाए। लेकिन अगर बैक्टीरिया को सारी फैसिलिटी दे दोगे कभी बैक्टीरिया मरेगा? सफिशिएंट फूड दो, सफिशिएंट इन्वायरमेंटल कंडीशन दो, बैक्टीरिया कभी मरेगा? कभी नहीं मरेगा। बैक्टीरिया कभी नहीं मरता, बूढ़ा होकर कभी नहीं मरता। रहने की जगह कम पड़ जाएगी, या तो स्पेस की कमी आ जाएगी, या फूड की कमी आ जाएगी, या फिर किसी दवाई मेडिसिन आ जाएगा, या इन्वायरमेंटल कंडीशन गर्म ज्यादा कर दोगे या ठंडा कर दोगे। इन सभी कारणों से बैक्टीरिया मरते हैं, अमीबा मरता है, पैरामीशियम मरता है। इसलिए अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया को इमोर्टल माना गया है। इनका लाइफ स्पैन पूछा जाए तो इनफाइनाइट है, इमोर्टल है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म। बाकी इनके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पर, वे सबका लाइफ स्पैन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप क्या है, इमोर्टल है कि मोर्टल है? हम सभी मोर्टल है, मतलब कभी ना कभी जरूर मरेंगे। तो नो वन इज इमोर्टल ऑन द अर्थ, पहली लाइन लिख दी, धरती पर कोई भी अमर नहीं है। अमर, इसका इमोर्टल का अमर होता है। एक्सेप्शन सिर्फ एक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल माना गया है। वाई? कारण बता सकते हो? आप में से कोई बता सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल क्यों माना गया है? ध्यान समझना, ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान से समझना और आंसर देना। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और बड़ा हुआ और बैक्टीरिया बड़ा हो गया। ये देखो बैक्टीरिया बड़ा हो गया, ये उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस होता नहीं बैक्टीरिया में, मतलब अमीबा मान लो, अमीबा था, समझिए अमीबा था, अमीबा की बॉडी में डिवाइड हो गई, बड़ी हो गई, डिवाइड हो गई, और कुछ समय के बाद ये दो अमीबा बन गया। बताइए कोई अमीबा मरा क्या? एक अमीबा था, बड़ा हुआ, दो भाग में टूट गया। ये दोनों, इसमें से बूढ़ा वाला कौन है और यंग वन कौन है? पहचानो। ये था पेरेंट था, मान लो पेरेंट था, ये भी पेरेंट था, और ये बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बताइए इनमें से यंग वन कौन है और ओल्डर वन कौन सा है? पहचानिए। ए और बी दे देते हैं, ए ओल्ड है या बी ओल्ड है? कौन सा बूढ़ा है और कौन सा यंग है, बता सकते हैं क्या? दोनों ही यंग वन है, कोई भी बूढ़ा नहीं है। मतलब पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो गई कि नहीं हो गई? दोनों यंग हो गए, कोई बूढ़ा हुआ क्या इनमें से? बात समझना, ये छोटा सा बच्चा था, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बताइए इनमें से मरा कौन, बूढ़ा कौन हुआ? कोई नहीं मरा, कोई बूढ़ा नहीं हुआ। जब तक खाना मिलेगा डिवीजन करते जाएंगे, इनकी बॉडी डिवाइड होती जाएगी और नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो गई या है? यहाँ पर पेरेंटल आइडेंटिटी है कि लॉस हो गई? है। तो बताओ कौन सा पेरेंट है इनमें से? इनमें से पेरेंट कौन है? पहचानो, तुम पहचान सकते हो तो है, तो पहचानो कौन पेरेंट है इन दोनों में से, ए और बी में से पेरेंट कौन है? पहचान सकते हो? सब बी। बी पेरेंट है। कैसे मालूम चला तुमको बी पेरेंट है? हमको भी बता दो, ए क्यों नहीं है पेरेंट? बताओ क्यों जाने, कैसे जाने तुम? गलत है आंसर आपका भूषण। पेरेंट में कोई आइडेंटिटी नहीं है, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो गई, कोई पहचान नहीं कर सकता इनमें से पेरेंट कौन है और बच्चा कौन है। नो वन कैन आइडेंटिफाई इट। पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो जाती है इनमें, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो चुकी है, खत्म हो गई है। पहचानना मुश्किल है कि कौन पेरेंट है कौन यंग वन है। कोई बूढ़ा नहीं है इनमें से, दोनों यंग है। क्लियर है इतनी सी बात? और इसी कारण कोई बूढ़ा नहीं हुआ, कोई नहीं मरेगा। फिर इनके बच्चे पैदा होंगे, इसके दो बच्चे पैदा होंगे, इसके दो बच्चे पैदा होंगे, बार बार ऐसा होता रहेगा जब तक कि खाना मिलता रहा, इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती रही। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अमर माना गया है, इमोर्टल माना गया है, कभी भी मरेगा नहीं बूढ़ा होकर। क्लियर इतनी सी बात? समझ पाए क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल क्यों मानते हैं? इतना समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, और आगे पढ़ते हैं। तो अगली लाइन बोलती है कि अगली, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो?
अगली लाइन बोलती है दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। एक चार्ट बनाकर पढ़ेंगे। पहला नाम आपके एनसीईआरटी में एलिफेंट का, ELEPHANT, एलिफेंट, हाथी। हाथी मेरा साथी कितने साल जिंदा रहता है? हाथी का लाइफ स्पैन याद रखिएगा 60 से 90 ईयर के बीच में होता है। 60 साल से 90 साल तक हाथी जिंदा रहते हैं। एवरेज निकाला जाए तो 70 ईयर लिखता है। एवरेज पूछा जाए तो 70 ईयर, वरना 60 to 90 ईयर। ये ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हैं एक साइड, ऑर्गेनिज्म एक साइड, उनका लाइफ स्पैन लिख रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उनका लाइफ स्पैन। एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है? 60 to 90। 60 to 90 years. हाँ, 60 to 90 रोज years. का प्लांट, गुलाब का प्लांट आपके घर में अगर लगा हुआ है तो रोज के प्लांट का लाइफ स्पैन कितना है? अप्रोक्स 10 ईयर। 10 साल तक रोज का प्लांट आराम से जिंदा रहेगा, उसके बाद अपने आप सूख जाएगा। अप्रोक्स 10 ईयर कोई प्लांट लगा हुआ है रोज का तो अप्रोक्स। डॉग का लाइफ स्पैन कितना है? डॉग का लाइफ स्पैन है 10 साल से 30 साल। डॉग अपने कितना भी सुविधाएं देंगे, अपने घर में कुत्ता पाल के रखे होंगे, कुत्ता 10 साल से 30 साल के बीच में मर ही जाएगा। 30 साल से जिंदा नहीं रह सकता, चाहे कितना भी आप उसकी केयर करें। अलग अलग ब्रीड का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, इसलिए अलग अलग लिखा है। कोई कुत्ता 10 साल में मर जाता है, कोई 11 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई कुत्ता 30 साल तक जिंदा रहता है, इसलिए 10 to 30 लिख दिया। किसी किसी बुक में अलग अलग आंसर मिल जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर मिलेगा, टेंशन मत लेना, इसीलिए हमने वेरिएशन लिख दिया है। इसके बीच का कोई भी आंसर चलेगा। कुत्ता 10 साल से ज्यादा जिंदा रहता है, 10 साल से 30 साल के बीच में मर जाता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कितने दिन जिंदा रहती है? बटरफ्लाई बताइए थे जल्दी बताइए आप लोग। 1 से 2 वीक। 1 से 2 वीक मतलब कितने दिन? 7 to 15 डेज। डेज में पूछा जाए तो आंसर याद रहेगा। कितने दिन से कितने दिन? 7 डेज से लेकर 15 डेज के बीच में चलेगा। अगला चीज कौवा, क्रो। क्रो कितने दिन जिंदा रहता है? 15 years. 15 years. 15 ईयर्स। 15 साल के आसपास कौवा जिंदा रहता है, काला काला कौवा जो होता है। बनाना का ट्री, बनाना का ट्री, केला का पेड़ अगर घर पे लगाओगे, बनाना का प्लांट लगाओगे, अगर उसको काटोगे नहीं तो 25 साल तक अपने आप जिंदा रहेगा, अपने आप मर जाएगा 25 साल के बाद। लेकिन किसान उसको 1-2 साल में ही काट देते हैं, जैसे फसल आ गई, फल आ गए, क्योंकि अपने लाइफ स्पैन में वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फसल देता है बनाना का ट्री। सिर्फ एक ही बार उसमें फूल और फल लगता है, एक ही बार फूल और फल लगता है। जैसे ही फूल और फल लगा, फल आया केला के पेड़ में, उसके बाद पेड़ को काट देते हैं किसान। लेकिन अगर ना काटो तो कितने साल तक जिंदा रहेगा केला का पेड़? 25 years. 25 ईयर। गाय, गाय आपके घर में है? किसी घर में बताइए, गाय देखी हो आपने, कितने साल जिंदा रहती है? यस सर। किसी को पता है? गांव में गाय में घर हो, गाय हो तो बताइए कितने साल जिंदा रहती है? याद रखिएगा 20 से 25 साल उसका लाइफ स्पैन है। गाय 20 से 25 साल जिंदा रहती है, याद रखिएगा। गाय का इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, अपने आप पास रहती है आपके। पैरट का बताइए, पैरट का 140 year। 140 years. 140 years. 140 ईयर्स। और बताइए और क्या चीज का एनसीईआरटी बुक में दिया है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का दिया हुआ है, क्रोकोडाइल। आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है 60 ईयर, 60 साल वो जिंदा रहता है क्रोकोडाइल। एवरेज दिया है, अलग अलग क्रोकोडाइल का अलग अलग हो सकता है, बट एवरेज लिखा हुआ है यहां पर। हॉर्स का, हॉर्स का लाइफ स्पैन वेरी करता है, कुछ बुक में लिखता है 25 से 30 साल और कुछ बुक में लिखता है 60 साल। आपको जो अच्छा लगे रख लेना। घोड़े की अलग अलग नस्ल होती है, कुछ घोड़े जल्दी मर जाते हैं, कुछ बाद तक जिंदा रहते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर डायरेक्ट नहीं लिखा है, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा 60 ईयर और कुछ किताबों में मिलेगा आपको क्या, कितने साल? तो 25 से 30 साल, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लेना। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, 50 to 30 ईयर्स। खैर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले। अगला पूछते हैं फ्रूट फ्लाई।
फ्रूट फ्लाई आपकी बुक में अगला नाम, हाँ बताते हैं बच्चा। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन देखा जाए तो फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन आपकी बुक में लिखा है 1 मंथ। 1 मंथ, 1 मंथ मतलब कितने डेज? अप्रॉक्स 30 डेज के आसपास जिंदा रहती है, अप्रॉक्स 30 डेज रहती है, इसका लाइफ स्पैन है। राइस का प्लांट अगला लिखा है आपकी बुक में, राइस का प्लांट। आप सभी को आंसर पता होगा, बताइए। राइस का प्लांट खेत में जब से बोते हैं, जब से नया प्लांट आता है, तब से लेकर के अपने आप फसल सूख जाती है, जैसे सारे खेत सूख जाते हैं, तब तक कितने महीने लगते हैं या कितने साल लगते हैं? 3 to 5 मंथ, 3 से 5 महीने में सब कांड हो जाता है, पूरी फसल रेडी हो जाती है। राइस की खेती देखी हो कभी? राइस की खेती देखी किसी ने? कितने महीने लगते हैं खेती करने में? 3 से 5 महीने। हाँ, वही 5 महीने लगभग अप्रॉक्स ले लिया हमने। 6 ले लो, तुमको 6 मंथ है तो 6 ले लो 3 to 6 मंथ ले लो, 1 महीने में क्या बिगड़ा जा रहा मेरा। चलो, टॉर्टोइज की लाइफ स्पैन बताइए। कछुआ, TORTO, टॉर्टोइज, TORTO, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन बताइए, किसी को पता है? एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हाँ, 100 से 150 साल, 100 to 150 ईयर्स, 100 से 150 साल। और लास्ट दिया हुआ है बनियान ट्री का, बनियान ट्री, बरगद का पेड़। बनियान ट्री का कितना लाइफ स्पैन होता है? तब एनसीईआरटी बुक लिखती है 200 से 300 ईयर, 200 to 300 ईयर। कोई दिक्कत? लाइफ स्पैन इस डाटा से आपको क्या मालूम चल रहा है? सारे ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन सेम है या अलग अलग हो सकता है? अलग 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 होता है। आपका जो भी डाटा बोर्ड पर लिखा हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज है। हर स्पीसीज के अंदर वैरायटी और बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि सारे डाटा एकदम आपके फिट बैठे, इसीलिए अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिल सकता है आपको। लेकिन जो डाटा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो डाटा आपको आना चाहिए अच्छे से। जैसे कि एग्जांपल में बटरफ्लाई का, क्रो का, आप इनमें से कौन कौन सा आपको अच्छे से याद होना चाहिए? बटरफ्लाई का, क्रो का 2 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है पैरेट का, और चौथा दिया है क्रोकोडाइल का। पैरेट का, क्रोकोडाइल का और टॉर्टोइज का। ये आपके 5 डाटा आपको याद होने चाहिए कंफर्म। बाकी के याद हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट 5 जरूर याद होने चाहिए आपको। इन 5 का लाइफ स्पैन जरूर याद होना चाहिए। कौन कौन सा? बटरफ्लाई का, क्रो का, बनाना का, पैरेट का, क्रोकोडाइल का और टॉर्टोइज का। ये 5 नाम तो आपको याद अच्छे से होने चाहिए लाइफ स्पैन। बाकी के याद हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपने कभी स्नेक का पूछा था? स्नेक का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 8-10 साल मैक्सिमम, 8 से 10 साल मैक्सिमम। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे बच्चा? सर हॉर्स से एक बार लाइफ स्पैन रिपीट करें ना, वो ब्लर आ रहा है। हॉर्स का, हाँ हॉर्स का लाइफ स्पैन वैरी करता है। कुछ बुक में 60 ईयर लिखा हुआ रहता है और कुछ बुक में मैंने देखा है 25 से 30। 2 तरह का हमको कंट्रोवर्सी है ये, अलग अलग बुक में इतना वेरिएशन देखा, क्योंकि हॉर्स की वैरायटी बहुत सारी होती है ना, नस्ल अलग अलग होती है, ट्रू ब्रीड और कौन कौन सी होती है। कोई कोई हॉर्स 60 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन लगभग नॉर्मल हॉर्स जो हमारे आसपास हैं वो 25 से 30 साल में मर जाते हैं। चलेगा? यस सर। कोई दिक्कत है लाइफ स्पैन पढ़ने में? नो सर। बहुत अच्छी बात, तो लाइफ स्पैन हमको मालूम चल गया। तो रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन तो सबको पता है ना? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर अराइज, न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। चलेगा? अब बात करते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आता है धरती पर तो उसके लाइफ स्पैन में 3 स्टेज आती हैं। सबसे पहले वो ग्रो करता है, पैदा होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पर पहले ग्रो करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी। यही 3 स्टेज आती है ना लाइफ में।
किसी के लाइफ में पहले पैदा होगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर डेथ कर जाएगा। इसी बीच में जो मैच्योर होता है उसी बीच में अगर उसने रिप्रोडक्शन कर लिया फिर एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर रिप्रोडक्शन नहीं किया तो साइकिल नहीं बनेगी। साइकिल कैसे बन गई? साइक्लिक प्रोसेस क्यों हो गई? हम फिर से धरती पर कैसे आ गए? फिर रिप्रोडक्शन करके आ गए। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस बात पर डिपेंडेंट है। याद रखना, देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है कि नहीं है? लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है कि नहीं है? सारे ऑर्गेनिज सेम दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं? हम सभी एक हैं या अलग अलग है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, हाथी सब सेम है या अलग अलग है? देखने में, सुनने में, उनकी बॉडी की एक्टिविटी सब में। तो डाइवर्सिटी हमारी धरती पर ज्यादा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में या कम है? ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसलिए उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका सबका अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। किस बात पर डिपेंड करेगा उनका रिप्रोडक्शन होने का तरीका? तो याद रखिएगा, उनके मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उनकी गिनती बढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्गेनिज के हैबिटेट पर, कहां वो रहते हैं, कहां पाए जाते हैं। पहली चीज किस पर डिपेंड करेगा? हैबिटेट पर, रहने की जगह पर। दूसरी चीज किस पर और किस पर डिपेंड करेगा हैबिटेट के अलावा? तो आपकी बुक लिखती है इंटरनल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। दूसरी चीज किस पर? इंटरनल फिजियोलॉजी पर, फिजियोलॉजी पर। और तीसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा? आपकी बुक लिखती है तीसरी चीज डिपेंड करेगा सेवरल अदर फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा, हैबिटेट पर, इंटरनल फिजियोलॉजी पर और अदर फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज, और बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज कैसे रिप्रोडक्शन करेगा। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म में वो कितने देश रिप्रोडक्शन करते हैं? रफ कर दे, इसको रफ कर दे बच्चों। इसमें कोई लिखना बाकी है क्या किसी का? कुछ कर देना। तो दुनिया में कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं? दुनिया में कितने तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज? मेनली दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन सा? सेक्सुअल और आसेक्सुअल। तब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? कोई भी ऑर्गेनिज कितना रिप्रोडक्शन करेगा? दो तरह से। कौन कौन तरीके से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और दूसरा तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरी दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है कितने से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? दो तरीके से। कौन कौन से? सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन करने के दो तरीके, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह के तरीके हैं जिनसे ऑर्गेनिज रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेक्सुअल तरीके से और असेक्सुअल तरीके से ऑर्गेनिज बच्चे पैदा कर सकता है। दो तरीके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली चीज याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पहली कंडीशन है मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, पहली कंडीशन है। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, पहली घटना। और दूसरी घटना और क्या होगी? दूसरी घटना होगी फ्यूजन ऑफ बोथ गैमेट। दोनों गैमेट आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। बोथ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, तब जाकर बच्चा पैदा हो। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? सेक्सुअल की असेक्सुअल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो घटनाएं होंगी। पहली घटना क्या होगी? मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दोनों गैमेट बनेंगे। और दूसरी घटना होगी दोनों गैमेट एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, आपस में फ्यूजन होगा, तो फॉर्मेशन होगा पहली घटना। और दूसरी बात है फ्यूजन होगा दूसरी घटना। दो घटनाएं हो अगर, उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो, इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल कहेंगे या असेक्सुअल? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। वेरी गुड।
क्लियर है? और दूसरे तरह का रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर। ना तो गैमेट बनेंगे ना गैमेट फ्यूज होंगे। बने ही नहीं तो फ्यूज कैसे होंगे? ना तो फॉर्मेशन होगा गैमेट का, ना ही गैमेट फ्यूज हो, और डायरेक्ट बच्चे पैदा हो जाए तो कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? अगर गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फ्यूजन हुआ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहला डिफरेंस है सेक्सुअल असेक्सुअल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट होंगे? पेरेंट होंगे या पेरेंट्स होंगे? क्या रखना? इस प्रोसेस में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें कितने पेरेंट होते हैं? पेरेंट लिखेंगे या पेरेंट्स लिखेंगे? एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आपके नाम में क्या लगता है? आपके नाम जब भी लिखा था, फॉर्म भरते हो कोई भी, उसमें क्या रहता है? पेरेंट सिग्नेचर या पेरेंट्स होते हैं? आपके पेरेंट है या पेरेंट्स हैं? पेरेंट। पेरेंट्स हैं। सोच के तो बोला करो एक बार। हमारे पेरेंट्स हैं, कितने हैं? 2 हैं, मम्मी और पापा, 2 लोग हैं। इसलिए हमारे क्या लगेगा? एस लगेगा कि नहीं लगेगा आपके नाम में? पेरेंट्स या पेरेंट? पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स। तो आप याद रखिएगा, ह्यूमन के लिए हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स होते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं? ओनली वन पेरेंट होता है, वही मम्मी है और वही पापा है, 2 अलग अलग नहीं होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, एक ही उसका पेरेंट होगा। जबकि यहां पर क्या होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जल्दी सोच का आंसर देना। अच्छा, क्वेश्चन पूछे, जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चों, ट्रू और फॉल्स में दीजिएगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन जल्दी सोच के दीजिए। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ए 1 पेरेंट इन्वॉल्व, ऑप्शन बी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्या आंसर सही होगा इन तीनों में से? बी। गलत जवाब, बी। याद रखिए, यहां पर 1 पेरेंट भी हो सकता है और 2 पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में 1 पेरेंट भी हो सकता है और 2 पेरेंट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा। इन दिस प्रोसेस लिख लो, आपकी एनसीईआरटी बुक में गलत दिया हुआ है, इसलिए वहां पे भी करेक्शन कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में गलत लिखा हुआ है। इन दिस प्रोसेस single parent or 2 parents may be involved, एक पेरेंट भी हो सकता है और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक में ये लाइन गलत लिखा हुआ है, चाहो तो करेक्शन कर लो एनसीईआरटी बुक में। यहां पर देखो, आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो है, आपके हाथ में एनसीईआरटी बुक, यहां पर देखो, ये विथ जो लिखा है इसको हटा दो, बस गलत इतना ही है, विथ बस हटा देना है। WITH विथ लिखा है, जो विथ काट दो, सही हो जाएगा। ये गोले के अंदर जो विथ लिखा है वो गलत लिखा हुआ, उसको हटा दोगे तो सही हो जाएगी एनसीईआरटी बुक में। समझ गए कहां पर बोल रहे हैं हम करेक्शन करने को? ये विथ जो लिखा, विथ लिखा, मेरा अंगूठा जहां पे रखा हुआ दिख रहा है, WITH विथ, इस विथ को डिलीट कर दो, एनसीईआरटी बुक सही हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक में गलत लिखा हुआ है। चलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट होंगे? 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। हमारे कितने पेरेंट हैं? 2। ह्यूमन के 2 पेरेंट्स हैं, है ना। गाय के, भैंस के, बकरी के कितने पेरेंट्स होते हैं? पेरेंट होते हैं कि पेरेंट्स होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन सबके 2। 2 होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसमें मम्मी और पापा दोनों होते हैं।
लेकिन याद रखना, लेकिन कुछ प्लांट की बात करें, प्लांट की बात करें, एक ही पेड़ से, एक ही पेड़ है, उसी में मेल फ्लावर है, उसी में फीमेल फ्लावर है, तो बताइए उसके पेरेंट है या पेरेंट्स है? उसमें फूल खिला, सोचो एक पेड़ में 2 फूल खिले, आपस में Parent मीटिंग है कर सर। लिए, एक ही पेड़ के दोनों थे, पेरेंट हुए, सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं और 2 पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमेशा कितने होंगे? ओनली 1 ही पेरेंट होगा। 1 इतनी बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगली लाइन बताना। अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप कैसे पैदा हुए? मम्मी और पापा दोनों के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए, इसीलिए आप एग्जैक्टली अपनी मम्मी से जैसे दिखते हो या एग्जैक्टली अपने पापा जैसे दिखते हो? 100% आप किसके जैसे दिखते हो? पूरी तरह मम्मी जैसे या पूरी तरह पापा जैसे? आप किसी के जैसे दिखते हो क्या एग्जैक्टली 100%? नहीं है ना, तो हम पूरी तरह से मम्मी जैसे दिखते हैं, ना ही हम पूरी तरह से पापा जैसे दिखते हैं। मतलब हम उनसे सिमिलर हैं। हाँ, मेरी नाक मैच करती है उनसे, मेरी आंखें मैच करती हैं उनसे, मेरी स्माइल मैच करती है, मेरी हैबिट मैच करती है, सिमिलरिटी मैच करती है। सिमिलर है हम अपने पेरेंट्स से, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की। याद रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, क्या अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है क्या? No. तो न्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से सिमिलर है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? एग्जैक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म आर एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट्स। न्यू ऑर्गेनिज्म जो पैदा होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होगा आर एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का। उसको देखो और उसके पेरेंट्स देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। याद रहेगा, नया ऑर्गेनिज्म अपने पापा से, अपने मम्मी से, जैसे पापा मम्मी 2 तो होंगे नहीं, कोई एक ही होगा उसके पेरेंट, और जो भी उसका पेरेंट होगा उससे सेम टू सेम 100% उसी से मैच करेगा कि नहीं करेगा? हमारी बॉडी में कुछ कैरेक्टर मम्मी से आए, कुछ पापा से आए, दोनों से आए हैं, इसलिए ना तो हम 100% मम्मी जैसे हैं, ना 100% पापा जैसे हैं, लेकिन उसके सिर्फ एक ही पेरेंट है, जो भी आया उसमें उसी से आया है, इसलिए वो 100% अपने पेरेंट जैसा होगा कि नहीं होगा? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी किस किस मामले में? मॉर्फोलॉजिकली वाइज सेम होंगे कि नहीं होंगे? मॉर्फोलॉजी वाइज सेम होंगे कि नहीं होंगे? ओके सर। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों मामले में सेम होंगे। चाहे मॉर्फोलॉजिकली देख लिया जाए, चाहे जेनेटिक मटेरियल देखा जाए, दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? पेरेंट्स का और बच्चे का होगा सर। होगा कि अलग अलग होगा? तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों मामले में सेम टू सेम होंगे, और जो कोई मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी सोच के आंसर देना। मैं और मेरा दोस्त एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, मेरा बचपन का जो दोस्त था ठीक मेरे जैसा दिखता है, एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है, इतना सेम दिखता है कि अगर आपके सामने खड़े हो जाए हम दोनों तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन पारस सर है और कौन मेरा दोस्त है सौरभ है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बताइए वो मेरा क्लोन हुआ कि नहीं हुआ? इतना सेम है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्लोन हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? वो मेरा क्लोन है या नहीं है? आंसर है नो। भूषण हमेशा जल्दीबाजी करता है। आंसर है नो, वो मेरा क्लोन नहीं है। क्लोन होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में सेम होना चाहिए और जेनेटिकली भी सेम होना चाहिए। जेनेटिकली मतलब उसका डीएनए और मेरा डीएनए सेम होना चाहिए। हम लोग दिखने में तो सेम है, लेकिन उसके पापा और मम्मी अलग थे, मेरे पापा मम्मी अलग थे, तो जेनेटिक मटेरियल सेम होगा कि अलग अलग होगा दोनों का? अलग 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 होगा। अलग अलग। तो
मतलब दिखता है, दो लड़के अगर सेम टू सेम दिख रहे हैं तो वो क्या क्लोन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। क्लोन हमेशा किस घटना से पैदा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन पैदा होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आदमी पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही है, कुछ ना कुछ अलग है। बताइए, इतने सारे आदमी दुनिया में रहते हैं, इतने सारे ह्यूमन है, क्या सारे ह्यूमन सेम टू सेम दिखते हैं क्या? कि सभी थोड़ा थोड़ा अलग एक दूसरे से, थोड़ा बहुत अलग है, या सब सेम है? गलती से आज मैं भूषण के घर चला जाऊं तो भूषण की मम्मी मुझे अपने बेटा समझ के खाना न खिला लेंगी क्या कंफ्यूजन से? या भूषण मेरे घर आ जाएगा तो मेरी मम्मी उनको कंफ्यूजन से रख लेंगी अपने घर पे, सोच लेंगी मेरा बेटा आ गया। पहचान जाती है मम्मी। हाँ सर। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपको पहचानते जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं? कोई और आपके घर में कभी घुस जाता है गलती से? पहचानते पहचानते हैं। पहचानते हैं कैसे? कुछ ना कुछ हम सभी में अलग है, डिफरेंट है। और डिफरेंस जो हम सभी में है वो कौन से रिप्रोडक्शन से आया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? जो हम सभी एक दूसरे से अलग है, वेरिएशन कहते हैं उसको। सेक्सुअल। किस घटना से पैदा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन पैदा होता है। हम सभी थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग है, हर कोई। भाई बहन भी, आपके भाई बहन भी आपसे थोड़ा थोड़ा अलग है, 100% सेम नहीं होंगे आपके भाई और बहन। तो वेरिएशन किस रिप्रोडक्शन से आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और क्लोन किस में पैदा होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सर जो ट्विंस होते हैं सर वो? मोनोक्लोनल ट्विंस सिर्फ आपके क्लोन हो सकते हैं। मोनोक्लोनल ट्विंस क्लोन हो सकते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस ये जो है ये एक्सेप्शन है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सारे ट्विंस नहीं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ये सिर्फ आपके क्लोन हो सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी सेम हो सकता है और दिखने में भी सेम हो सकते हैं। तो मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट से दो बच्चे पैदा हो गए, अगर एक जाइगोट के टुकड़े होने से, दो टुकड़े होने से दो बच्चे पैदा हो गए, इस तरह के ट्विंस को कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो आपके क्लोन हो सकते हैं, एक्सेप्शन में है वो। लेकिन जनरली से बात करें, जनरल केस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी बच्चे पैदा होते हैं क्या? सेम क्लोन पैदा होते हैं क्या नॉर्मली? नो सर। नहीं होते, नहीं होते। वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर है बट क्लोन नहीं है, कार्बन कॉपी नहीं है, उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। इतना समझ में आया? सिंपल रिप्रोडक्शन कौन सा है और कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन कौन सा है? किसमें गैमेट बनेंगे, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर बच्चे पैदा होंगे। इतना झमेला किसमें है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल ये कैसी प्रोसेस है? 8 एज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। 8 एज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है? सिंपल प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस है। कौन फास्ट होगा, कौन स्लो होगा इन दोनों में से? कौन सा रिप्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा, कौन सा टाइम लगेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टेस्ट रिप्रोडक्शन है, फास्टेस्ट रिप्रोडक्शन है। और जबकि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? स्लो प्रोसेस होगी, धीरे टाइम लग जाएगा, स्लो प्रोसेस है। याद रहेगा कौन स्लो है कौन फास्ट है? कौन सा लोअर ऑर्गेनिज्म होगा, कौन सा हायर ऑर्गेनिज्म होगा? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पढ़ाया हमने आपको, समझ में आ गया आपको थोड़ा बहुत भी? यस सर। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंस समझ में आए क्या? यस बहुत सर। अच्छी बात है अगर समझ गए हो तो। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में ओवरव्यू पढ़ाए, रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। बोलो बोलो जल्दी से बोलो सर। ऑफलाइन कब शुरू होंगी सर? क्या बोलो बच्चा? ऑफलाइन कब शुरू होंगी? ऑफलाइन कब शुरू होगी शोएब सर बता सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक से, अगर सब कुछ परमिशन मिली कलेक्टर साहब की। सर हम पूछते हैं कलेक्टर साहब सर से पूछ के देखते हैं सर।
हाँ पूछे देख लो, सोहेब सर ही बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, हम सभी भी ईगरली वेट कर रहे हैं ऑफलाइन का। चलो ठीक सर है आप बच्चों, इसका बाय एक बाय। पिक्चर भेज के सेंड कर सकते हैं क्या सर? ठीक है, हम भेज देते तो हैं, हाँ भेज सर वो देते दिख नहीं रहा इसलिए। हैं। ओके चलो ठीक है, पिक्चर भेज देते हैं। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।